हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अवकलन का बेसिक मैंने आपको पढ़ाया और आज के इस क्लास में मैं बताऊंगा कि अवकलन का जो बेसिक लेक्चर आपने देखा तो आपकी परीक्षा में उस टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा तो टॉपिक आप और बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो ठीक तरीके से चल रहा होगा। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बताइए और फिर हम लोग इस क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको कराऊंगा कि अवकलन का अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग है, किस तरीके के परीक्षाओं में यानी आपकी परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा। ये सवाल क्या है? इस सवाल में आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसमें भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच। क्या निकालना आपको? मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। दूसरी चीज कि यहां पे आपको साथ में एक चीज और निकालना है, सीमांत आय। तो आपको एक चीज तो निकालना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होगी, और दूसरी चीज मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आय क्या होगी। ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है इस इक्वेशन के माध्यम से। यहां पे आपको एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, और P की वैल्यू दी हुई है। तो क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना। तो सवाल को सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे और रुकिए, हाँ, इक्वेशन हमारा क्या कहता है, Q इक्वल टू 30 माइनस 4P माइनस P स्क्वायर। यही चीज लिखा है ना, आपको लास्ट स्लाइड पे दिखा देता हूं। 30 माइनस 4P माइनस P स्क्वायर। P की वैल्यू क्या दे रखा है? 3। P की वैल्यू क्या दे रखा है? 3। दो चीजें आपने यहाँ पे लिख लिया, दो चीजें आपने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे? देखो आपने अवकलन सीखा हुआ है, आपको यह पता है कि अवकलन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आपको यह बात क्लियर है कि अवकलन कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। तो जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे dq अपान dp, यानी कि p के सापेक्ष आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे। क्लियर है ना? चलिए करते हैं। ये 30 माइनस 4p माइनस p स्क्वायर अपान dp। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है जो अचर पद होता है, नॉन वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? शून्य। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? शून्य, यानी कि 0। माइनस 4p है, यहाँ पे p की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब p की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये -4 बचेगा। और ये जो p स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा? ये पावर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर 1 कम, इट मीन्स 2p, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या निकल के आएगा? अभी यहाँ पे निकल के आया ये -4 माइनस, और क्योंकि p की वैल्यू दे रखा है, p की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो p की वैल्यू आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स -6, और यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिलता है? -10। तो आपको dq अपान dp इसकी वैल्यू तो मिल गई क्या? -10। इतनी बात क्लियर है? आगे की स्लाइड पे हम लोग अब चलेंगे। अब हमारे पास P हो चुका है, हमारे पास dq अपान dp हो चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या आपने पढ़ा? इसको एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इनटू P बाई Q। ये एक फार्मूला है, निगेटिव यहाँ पे लिया जाता है निशान, ठीक है ना।
तो चलिए इसको निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू आपने निकाला, क्या आई हुई है, इसकी वैल्यू आपने अच्छा ये माइनस यहाँ पे लिखी और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, -10। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना P अपान Q। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है 3 और Q की वैल्यू आपको अभी नहीं पता है। ठीक है ना, सवाल तो सही लिखा है। हाँ चलो, तो Q की वैल्यू हमको अभी नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा Q की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, यहां से हम लोग एक Q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे इस P का, तो आपको Q की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको चलो यहीं पे कर लेते हैं। 30 माइनस 4P इट मीन्स 12। 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, P की वैल्यू है 3 है ना, और P इट मीन्स 3 स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 माइनस 9, ये फाइनली क्या बचेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 में से 21 निकलेगा, इट मीन्स 9। तो अगले स्लाइड में आपके मैं एक चीज तो और लिख लेता हूं। अब यहाँ पे आपको P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू कितनी है, 9 है, और इसकी वैल्यू -10 है। तो ये जो Q है इसकी वैल्यू चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। Q की वैल्यू हमने क्या निकाली, 9। ठीक है, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 अपान 9। अभी इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 अपान 3। जब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इधर भी इधर भी, तो इस तरीके से आ जाता है 10 अपान 3। क्या आ जाएगा, 10 अपान 3। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे जो निकल के आई वो कितनी आई, 10 अपान 3। एक चीज तो आपने ये निकाल लिया, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है ना, बहुत ही कम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या बात है। आप लोग एक तो लाइव क्लास की डिमांड करेंगे फिर पढ़ेंगे नहीं। चलो, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो जरूर आएंगे फिलहाल, है ना। तो यहाँ पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लिया। अब एक चीज और निकालना है इसी इक्वेशन की सहायता से, वो क्या निकालना है उसको अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं। दूसरी चीज आपको क्या निकालना था, दूसरी चीज आपको निकालना था MR। MR क्या होगा, MR क्या होगा। अब आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 10 अपान 3। ठीक है, और एक वैल्यू आपके पास पहले से है P इक्वल टू 3। ये दो चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल है। एक फार्मूला होता है जो कि एक रिलेशन बताता है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी के बीच में। फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR। ये एक फार्मूला होता है जिसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में विभिन्न प्रकार की वैल्यू आपको रखनी है, और जैसा कि आपको पता है कि P इक्वल टू AR होता है, तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि AR इक्वल टू P इक्वल टू 3। ठीक, इतनी बात समझ के रखिए। अब बस कुछ करना नहीं है विशेष, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, जो E की वैल्यू है वहां पे हमने रखा 10 अपान 3। हमने यहाँ पे क्या रखा, 10 अपान 3। AR की वैल्यू है 3 तो हमने रखा 3, और यहाँ पे AR माइनस MR। AR कितनी, 3, और MR आपको क्या करना, निकालना है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, इट मीन्स ये हो जाएगा 9 इधर, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा -10MR। क्लियर। आगे इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो चाहे तो इधर इसको ले आएंगे, तो 10MR
30 मीन्स 30 माइनस 9, 30 माइनस 9 कितना 21, ठीक है ना, ये क्या 21। अब जब आप यहां से एमआर की वैल्यू निकालेंगे, एमआर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 21/10, 21/10। तो ये आपने एमआर भी निकाल लिया, ये आपने एमआर भी निकाल लिया, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं। आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था, आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ था ये, है ना, और इसकी मदद से जहां पे आपको एक चीज और दिया हुआ था P = 3, आपको दो चीजें निकालना था। एक तो निकालना था मांग की कीमत लोच, तो आपने निकाल लिया, आपको निकालना था सीमांत आय, यानी कि आपको इलास्टिसिटी निकालना था और एमआर निकालना था। फिर हमने किया, आगे की स्लाइड में चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आगे हमने क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो इक्वेशन लिखा है और इस इक्वेशन की सहायता से मैंने यहाँ पे Q की भी वैल्यू निकाल ली है। Q की वैल्यू फाइनली क्या आ जाती है? Q की वैल्यू आ जाती है 9 और P की पहले से दे रखी है 3, और हमको अब निकालना है dQ/dP। P के सापेक्ष Q का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, उसके पश्चात हमको जो वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है dQ/dP = -10। अब आगे क्या करेंगे? जो फार्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वे फार्मूला हो गया आपका ये। यहाँ पे हमने सभी वैल्यू को पुट कर दिया, तो जितनी भी वैल्यू हमारे पास थी सभी वैल्यू को हमने किया पुट और फिर इसको किया कैलकुलेट। इस प्रकार से आपकी एक वैल्यू यानी कि जो मांग की कीमत लोच निकालना था वो निकल जाती है। उसके बाद अगली चीज इसमें आपको निकालना है, वो निकालना है आपको एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें एक जो फार्मूला होता है E = AR/AR - MR। अब आपने यहाँ पे E की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, P = 3 दिया हुआ है और आप जानते हैं P = AR होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा AR की जगह। फिर हमने क्या किया, सभी वैल्यू को पुट किया, E की वैल्यू 10/3, AR 3 और इधर भी AR 3। हमको MR ज्ञात करना है, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया और इस प्रकार से MR की वैल्यू आती है 21/10। अब यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, अदरवाइज आप सभी के सामने एक और सवाल है। यहाँ पे एक एकाधिकारी का मांग वक्र दे रखा है, एकाधिकारी में, तो इस एकाधिकारी के मांग वक्र के हिसाब से आपको यहाँ पे निकालना है सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है। और ये दो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे x = 0 पे निकालना है और x = 25 पे निकालना है। तो ये दो चीजें हैं। आ जाइए, चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? क्या हुआ, ये वीडियो नहीं चल रही क्या? हाँ बताइएगा, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए ओके है इतनी बात ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रखा, आपको दे रखा है P = 50 - x/5। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं कि आपने इसको कर लिया 50/5 - x/5। फिर ये क्या हो जाता है 10 - 1/5x। ये चीज आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जितनी चीज अभी मैंने यहाँ पे लिखा इसमें कोई समस्या तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये जो आपको एक मांग वक्र दिया था एकाधिकारी बाजार का, हमने यहाँ पे क्या किया, उसका एक नया रूप बना लिया जो करके जो कुछ इस तरीके का हो जाता है 10 - 1/5 × x। ये अब आपको क्या हुआ, ये आपको दे रखा है एक एकाधिकारी बाजार का मांग वक्र। ठीक है, और इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये आपका दिया हुआ है AR, लेकिन चलिए AR को छोड़िए अभी यहाँ पे। तो आपके सामने एक दिया हुआ है P की वैल्यू, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले आपको, क्योंकि MR ज्ञात करना है, आपको क्या निकालना है, इसमें आपको MR निकालना
है। और MR आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास TR रहेगा। तो असली कहानी यहाँ पे इस क्वेश्चन की ये है कि आपको यहाँ पे TR निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे कुल आय निकालना है। टोटल रेवेन्यू आप जब निकाल लेंगे तो आप MR भी निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय का फार्मूला क्या होता है? इसका होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी। पी की वैल्यू क्या दे रखा है? यहाँ पे पी की वैल्यू दे रखा है 10 माइनस 1/5x, और इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे x से तो अगले में ये क्या हो जाएगा इसके नेक्स्ट में कि ये 10x माइनस 1/5x स्क्वायर, ये आपके सामने टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ चुका है। ठीक है ना? टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे इस सवाल में क्या किया? निकाल लिया। अब जब टोटल रेवेन्यू आपने निकाल लिया तो आपका काम यहाँ पे अभी देखिए बहुत जल्दी आसान होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप MR निकालना चाहते हैं तो MR आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना आपको। MR क्या होता है? TR का अवकलन होता है। TR का क्या होता है? अवकलन होता है। चलो हमने इसको P के सापेक्ष ले लिया। तो MR चलिए निकाल लेते हैं। जो टोटल रेवेन्यू आपने निकाला हुआ है इसका जब आप अवकलन करेंगे, अवकलन, अच्छा ये क्या है टोटल रेवेन्यू? चलो इसको ये याद रखिए 10x माइनस 1/5x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 10x माइनस 1/5x स्क्वायर। ठीक है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, p नहीं x। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? ये जो 10x है ये हो जाएगा 10 और माइनस 1/5 तो ठीक है ये अपनी जगह रहेगा, और जो x स्क्वायर ये हो जाएगा 2, तो ये 2 इंटू 1/5x। इसका जो अगला स्टेप होगा उसमें ये क्या होगा? 10 माइनस 2/5x, 10 माइनस 2/5x। ये क्या निकल करके आया है? ये निकल करके आया है MR। ये क्या निकल करके आया है? MR। ठीक है ना? MR आपने निकाल लिया, यानी कि MR का आपने अभी यहाँ पे इक्वेशन निकाला हुआ है, और दो कंडीशन आपके सवाल में दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? कि अगर x बराबर 0 है तो निकालिए MR की वैल्यू, और x बराबर 25 है तो निकालिए MR की वैल्यू। चलो अब बहुत आसान है, इसमें क्या करना आपको? अगर MR निकालना है x इक्वल टू 0 पे तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 10 माइनस 2/5, और ये जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ पे जो MR मिलके आएगा भाई वो कितना मिलके आएगा? 10, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि 0 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। वहीं जब आप 25 के साथ इसको निकालेंगे तो क्या होगा? 25 के साथ चलो हम लोग इधर निकालते हैं। MR अगर आप 25 के साथ निकालेंगे तो ये 10 अपनी जगह रहने दीजिए, और ये जो 2 है अपन 5 है, और यहाँ पे 25 से किया मल्टीप्लाई, बिकॉज x इक्वल टू 25। अभी इसको 5 to 5, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? 10 माइनस 10, इट मीन्स 0। तो यहाँ पे MR की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? 0 हो जाती। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने MR की वैल्यू निकाल लिया। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई समस्या? यही अवकलन का यूज है जो कि आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। यहीं से सवाल पूछा जाता है। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना? आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सवाल पूछ सकता है। आपको TR निकालना, MR निकालना, AR निकालना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अभी कुछ और भी सवाल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इस टॉपिक को। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा वाला। कौन सा? मैक्सिमा मिनिमा वाला। मैक्सिमा मिनिमा का मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, फिर वो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब आपके सामने मान लीजिए कि एग्जाम में एक दे दिया है, क्या दे दिया है आपके सामने? एग्जाम पे एक दे दिया सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन अगर कोई एक दिया हुआ है और वहां पे आपको P की भी वैल्यू दे देता है, P इक्वल टू 1, तो ऐसे में आपको अगर पूछ लिया कि पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए, आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 5।
ठीक है ना, और पी की वैल्यू दिया है 1। यहां पे आपसे क्या पूछ रहा, पूर्ति की लोच को आप ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोगों को वही मानना पड़ेगा, यानी कि क्यू आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि x भी आप लेके चल सकते हैं। तो इस p के हिसाब से सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू, इक्वेशन क्या, x इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 5। p की हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को रख दिया। p की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा तो क्या आता है, p की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस 5 इट मीन्स क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, P1 और 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो इसको भी यहां पे नोट कर लीजिए। देखो इसकी कोई विशेष ट्रिक नहीं है, ये चीजें आपको कैलकुलेशन एग्जाम में करनी ही पड़ेंगी। तो हमने अब यहाँ पे x की भी वैल्यू निकाल लिया, हमने क्या, x की भी वैल्यू निकाल लिया। अब इसके फार्मूले पे अगर आते हैं, इसके अगर हम लोग, अच्छा एक चीज और करना, अगले स्टेप में क्या करना, इसका करेंगे जैसे कि हमको यहाँ पे निकालना है dx अपान dp, क्योंकि अभी देखिएगा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे। इट मींस d और x की जगह क्या, 2p स्क्वायर प्लस 5 अपान dp। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 4p और ये शून्य हो जाएगा। तो dx अपान dp, इसकी वैल्यू क्या निकल करके आई, 4p। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हमने यहाँ पे निकाल लिया है dx अपान dp और इसकी वैल्यू कितनी निकल ली है, 4p के बराबर। p कितना दिया, p1 दिया है। x हमने कितना निकाला, x हमने 7 निकाला। तो यहाँ पे फार्मूला क्या, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, dx अपान dp इंटू p बाई x, ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आपने निकाली, 4p। 4p इट मींस 4 इंटू 1, इसको आप 4 लिख सकते हैं, इंटू p की वैल्यू 1 और x यानी कि इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, 7। तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या निकल करके आएगी, 4 अपान 7। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या निकल करके आती है, 4 अपान 7। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिए। देखो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई। अगर आपने इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को देख लीजिए। अगर आपको बेसिक अवकलन आता है तो ये बहुत ही आसान है, और आपके एग्जाम में अवकलन का बहुत बेसिक सा रूल है। जैसे कि आप अगर x का अवकलन कर रहे हो, हमने यहाँ पे मान लो p ही ले लिया, तो इसका अवकलन आप करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। अगर आपने dx स्क्वायर का अवकलन किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। ये बेसिक। अगर आपने जैसे किसी अचर पद को लिया, नॉन वेरिएबल जिसमें परिवर्तन ना हो, तो ये क्या हो जाता है, ये शून्य हो जाता है। वहीं अगर आपने किया 5x का अवकलन p के सापेक्ष, चलो हमने लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 1 इट मीन्स 5 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं अवकलन के, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए। यही मुख्य रूप से यही 4-5 रूल हैं जिनका आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं जिसमें उपयोग होता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा अवकलन के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सवाल बताए। अब आपकी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को मैं आपसे यहाँ पे साझा करूंगा। ध्यान से देखिएगा पूरे लेक्चर को। आपके सामने एक दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन TC इक्वल टू क्यू दी पावर 3 माइनस 10q स्क्वायर प्लस 60q। ये आपको एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, आप तक जो मैंने पढ़ाया, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है अवकलन की तो उसको भी देख लीजिए। आगे बढ़ाया जाए, है ना। चलो,
तो ये एक सवाल है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। इस सवाल को हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपको एक टोटल कास्ट फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम औसत लागत क्या होगी। न्यूनतम औसत लागत क्या होगी, औसत लागत क्या होगी, न्यूनतम औसत लागत क्या होगी। ठीक है ना। चलो इस सवाल को, अच्छा इसमें कुछ खास नहीं करना है। अगर आप कंसंट्रेट होके देखेंगे तो बहुत आसान सवाल है। ये सवाल बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको एसी निकालना है, सबसे पहले इसमें देखो न्यूनतम औसत लागत की बात जब आती है तो वहां पे कुछ शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है, औसत या औसत लागत की बात करेंगे तो न्यूनतम वहां पे होती है जहां पे AC इक्वल टू MC होता है। ये इसकी शर्त है। ये शर्त मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस शर्त के हिसाब से आपको AC पता करना पड़ेगा, आपको MC पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए इस क्रम में हम लोग सबसे पहले AC को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि AC का फॉर्मूला क्या, TC अपान Q। चलो भाई TC की वैल्यू क्या, Q3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 60Q अपान Q। तो अभी AC की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी भाई, ये हो जाएगी Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, आपने AC निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, इसके हिसाब से MC निकालना है। MC कैसे निकालोगे आप, MC निकालने के लिए आपको क्या करना, MC निकालने के लिए सिंपल है, आप जो टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कर दीजिए। तो क्या है, TC आपको क्या दे रखा, Q3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 60Q। ठीक है ना, और आप यहां पे निकाल रहे हैं Q के सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा, Q3 का जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है 3Q स्क्वायर माइनस ये 10 है और ये पावर आके मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 और ये Q, क्योंकि पावर एक हो जाएगी कम, और जो 60Q है ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये जो Q है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो अब आपको क्या मिल चुका है, आपको मार्जिनल कॉस्ट भी मिल चुका है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी मिल चुका है। ठीक है ना, आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल चुका है, आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मिल चुका है, और औसत लागत न्यूनतम कहां पे होती है। तो औसत लागत न्यूनतम होने की जो शर्त होती है वो शर्त क्या है, देखो चलो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं। ये चीजें याद रखेंगे तो परीक्षा में अगर सवाल आएगी तो 5 मिनट में कर ले जाएंगे। तो सवाल में क्या पूछा भाई कि औसत लागत न्यूनतम कहां पे होगी, औसत लागत न्यूनतम, औसत लागत न्यूनतम वहां पे होती है जहां पे AC इक्वल टू MC। आपको AC का इक्वेशन दिया हुआ है तो चलिए उसको करिए। AC का इक्वेशन आपने क्या निकाला है, इस स्लाइड पे आइए एक बार याद कर लेते हैं। Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60, तो हमने यहाँ पे लिखा Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60 इक्वल टू MC का आपने क्या निकाला, MC का आपने निकाला है 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 60। तो चलो 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 60। अब आप इसमें Q की वैल्यू आपको निकालना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करिए, यहां से Q की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये जो Q है इसको चाहे आप इधर ले जाएं चाहे इसको इधर ले आए, तो फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने Q को इधर ले आया, तो या इसको इधर ले आते हैं, तो जब ये इधर आएगा Q स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर, ये माइनस 10Q पहले से है, और जब ये इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस में, ये माइनस इधर आएगा प्लस में, तो प्लस 20Q प्लस 60 इधर पहले से है और ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
और इसको आप इक्वल टू 0 कर लीजिए। अगले स्टेप में आएंगे तो ये हो जाएगा -2q², क्योंकि एक q यहां से कम हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 10q और प्लस यहाँ पे ये क्या प्लस माइनस 0, तो फाइनली आपको यहां से क्या मिला, आपको यहां से मिला -2q² प्लस 10q इक्वल टू 0। अब आप यहां से क्या कीजिए, आप यहां से इसको और अगले स्टेप में कैसे कर सकते हैं कि हमने यहां पे लिखा -2q² और इसको ले गए इधर तो ये -10q, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2q² इक्वल टू 10q। अगर आपको यहां से निकालना है, अच्छा एक q इधर से माइनस हो जाएगा, तो अभी इधर क्या बचा, इधर बचा 2q इक्वल टू 10, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो q इक्वल टू हो जाएगा 5। ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। तो q की वैल्यू क्या निकल करके आती है 5, ठीक है ना। अब इस q पे आप क्या करिए, AC की वैल्यू निकाल लीजिए। इस q पे हमने क्या किया, AC में इसमें वैल्यू पुट कर दिया। आपसे सवाल में पूछा क्या है, आपसे सवाल में पूछा कि औसत लागत न्यूनतम कहां पे होगी, और जो 4 ऑप्शन दिए थे अभी मैं आपसे उसकी भी चर्चा करूंगा। ऑप्शन में दिया था कि q इक्वल टू 5 पर जो एवरेज कॉस्ट न्यूनतम यानी कि मिनिमम है वो 35 है, ये पहला ऑप्शन था, इसको पहला ऑप्शन लिखा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, दूसरा ऑप्शन दिया q इक्वल टू 5 पे क्या AC जो मिनिमम है वो है 175। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, तीसरा ऑप्शन दिया q इक्वल टू 1 पे AC कितनी है, AC है 175 हो गए 35 170। और फोर्थ ऑप्शन आपके सवाल में क्या है कि q इक्वल टू 1 पर जो AC है, AC मिनिमम है, मिनिमम यहाँ पे हर जगह मिनिमम, यहाँ पे भी मिनिमम, यहाँ पे भी मिनिमम, तो ये दिया है 45। 4 ऑप्शन आपकी परीक्षा के सवाल में दिए गए थे। आपने क्या किया, आपने q की वैल्यू निकाला, q की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है ना। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि q इक्वल टू 5 वाला सही जवाब होगा, और AC आपसे पूछ रहा है, ये चीज आपसे पूछ रहा। अगर इस q को हम लोग इसमें रखें जो कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, तो देखिए 5, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू, अच्छा इसको हम लोग चलो AC वाले में सॉल्व करें। यहाँ पे हमने निकाल लिया है क्या q इक्वल टू 5, तो हमने यहाँ पे q इक्वल टू 5 की वैल्यू रखना शुरू किया। 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 60, ये 25 माइनस 50 प्लस 60, ठीक है ना। ये 25 रहेगा और ये प्लस माइनस क्या, प्लस में 10 बचेगा, है ना। तो ये 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट मिनिमम यानी एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 35। अब आपके ऑप्शन में आते हैं जो कि आपकी परीक्षा में दिए गए थे। क्या दिया गया था, q इक्वल टू 5 पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है 35, और यही राइट आंसर है। q इक्वल टू 5 पे 175 था जो कि गलत है, और q इक्वल टू 1 तो आया ही नहीं, तो ये सब भी गलत है। तो इस तरीके का सवाल एक आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था। उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछिए, और नहीं तो हम लोग एक अगला सवाल उठाते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ा जाए, है ना। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कुछ लोगों को थोड़ा सा कम रोचक लगती है, ठीक है ना। तो अगले सवाल को लेता हूं, और यहां पे आपके सामने क्या है, एक फर्म का कुल लागत फलन, एक फर्म का कुल लागत फलन, कुल लागत फलन क्या दे रखा है, ये कुल लागत फलन C इक्वल टू 1/10 Q3 माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 50Q प्लस 300। ये आपको क्या दे रखा है, एक फर्म का कुल लागत फलन। यहाँ पे जो C है ये टोटल कॉस्ट को दिखा रखी है, तो इसे आप TC इक्वल टू C भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्यू क्या दिखा रहा है? क्यू दिखा रहा है आउटपुट को, यानी कि उत्पादन मात्रा को। और क्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 10। अब यहाँ पे आपको दे दिया क्यू इक्वल टू 10, क्यू इक्वल टू 10, क्यू की वैल्यू 10 के बराबर दे दी है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, सीमांत लागत क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। चलिए इसको हम लोग अब करते हैं सॉल्व। 2 मिनट लगेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो आपको एक दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो उसको लिख लीजिए। चलिए टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका क्या दे रखा है? टीसी या सी कुछ भी बोले, 1/10 इंटू Q3 माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 50Q प्लस 300। और आपको पता है क्या? आपको पता है कि अगर आपको MC निकालना है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसमें आप करेंगे इसका टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। ठीक है ना? तो चलो इसको निकालते हैं। अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। हमने यहाँ पे निकालना क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे? DTC अपान, ये किसके सापेक्ष ले लेते हैं? क्यू के सापेक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/10 इंटू 3 क्यू पे 3 माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 50Q प्लस 300 D/DQ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या, 1/10 तो अपनी जगह रहने वाला, ये तो कहीं नहीं जाएगा। और ये जो Q की पावर 3 है, ये आके इधर हो जाएगी मल्टीप्लाई, और जो Q है उस पे पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 की जगह 2 माइनस 3 2 6Q प्लस ये Q1 तो ये 50, और ये जो 300 है ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में 3/10 इंटू Q स्क्वायर माइनस 6Q प्लस 50। अब क्या करेंगे? जो Q की वैल्यू दे रखी है उसी को पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? Q की वैल्यू दे रखी है 10। पहले से क्वेश्चन में दिया है कि अगर Q इक्वल टू 10 है तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना। तो हमने क्या किया? हमने 3 को अपनी जगह रहने दिया, 10 को अपनी जगह, और यहाँ पे 2 बार हमने क्या किया? Q स्क्वायर है तो इसको लिखा 10 इंटू 10, इसलिए लिखा क्योंकि आप देख रहे हैं एक इधर से क्रॉस, माइनस 6Q, 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस 50। यहां पे चलो इसको यहां पे करते हैं। तो ये 10 से 10 गया, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, माइनस ये क्या? 60 प्लस 50। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अगले स्टेप में क्या? ये प्लस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकल के आई? 20 निकल के आई। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया वहां पे 4 ऑप्शन दिए थे। एक जगह दिया हुआ था कि 20 होगी, कि एक जगह दिया था 10 होगी, कि एक जगह दिया था 30 होगी और 50 होगी। 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब अगर आपने इस सवाल को देखा तो जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 20। और उम्मीद है कि इतना निकालने में कुछ कठिन नहीं है। बहुत बेसिक बेसिक बातें मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। फार्मूले पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन अगर आप करने में समर्थ हैं तो सवाल आप कर ले जाएंगे। एक सवाल और आपको करा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना? इसी तरीके के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए मैंने आपको अवकलन पढ़ा दिया और आज मैं आपको यहाँ पे उसके सवाल करवा दे रहा हूं। अब आपके पास यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें से आप देखिए कि कितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सवाल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल मुझे भेजिए, ठीक है ना? अभी एक दो सवाल मैं यहाँ पे और करा दे रहा हूं। चलिए, तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एकाधिकारी का रैखिक मार्ग वक्र P इक्वल टू 100 माइनस 4Q ये दिया हुआ है और उसका लागत फलन यानी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन भी दिया क्या? 50 प्लस 20Q। अब यहां पे पूछ रहा है कि इस एकाधिकारी के लिए लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन, लाभ को क्या करना? अधिकतम करना। तो लाभ अधिकतम करने हेतु
लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से देखा जाए तो एक मार्ग वक्र दिया है P इक्वल टू 100 माइनस 4Q और एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है 50 प्लस 20Q। अब सबसे पहले आप ऐसा काम करिए कि यहाँ से देखो लाभ आप कैसे निकाल पाएंगे। लाभ निकालेंगे जब आपको MR पता रहेगा, MC पता रहेगा, तब आप निकाल पाएंगे। लाभ अधिकतम की अगर बात करें, लाभ अधिकतम कहाँ पे होता है? एकाधिकारी के लाभ अधिकतम की शर्त क्या होती है? नोट कर दे रहा हूं। पहली चीज यही सुनिए कि एकाधिकारी का लाभ अधिकतम कहाँ होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। एकाधिकारी का लाभ अधिकतम कहाँ पे होगा? एकाधिकारी का लाभ अधिकतम वहां पे होता है जहां पे MR इक्वल टू MC होता है। अब आप समझिए कि आपको एक तरीके से AR दिया है, आपको TC दिया है। अब आपको AC MC ये सारी चीजें निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस क्रम में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे TR कैसे निकालेंगे? TR का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू Q। P आपको क्या दे रखा है? P आपको दे रखा है 100 माइनस 4Q। ठीक है ना। और Q को लिखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100Q माइनस 4Q स्क्वायर। तो आपने TR निकाल लिया। इसको आप ब्रैकेट में अभी बंद कर दीजिए, अभी आगे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। एकाधिकारी का लाभ अधिकतम कहां पे होगा? मैंने आपको बताया जहां पे कि MC इक्वल टू MR होता है। तो अब आपको क्या निकालना है? अब इस क्रम में आप निकालेंगे MC कैसे निकालेंगे? चलो अगले स्लाइड में करते हैं। MC निकालने के लिए आप क्या करेंगे? TC का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, जैसे MR में TR का करते थे, तो MC में क्या करना है आपको? TC का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन आपको करना Q के सापेक्ष। TC आपको क्या दे रखा है? TC आपको सवाल में क्या दे रखा है? एक बार देख लेते हैं। C इक्वल टू TC क्या दे रखा है? 50 प्लस 20Q। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 50 प्लस 20Q। ठीक है ना। और इसका डी बाई क्यू किया, तो ये क्या 50 हो जाएगा 0 और 20Q की जगह क्या हो जाएगा? 20Q की Q की वैल्यू 1। तो MC क्या निकल के आया भाई? MC निकल करके आया आपका 20। ठीक है ना। MC क्या निकल करके आया? 20। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया? MC आपने निकाल लिया, MR आपने निकाल लिया, MC आपने निकाल लिया और MR अच्छा MR अभी नहीं निकाले हैं, अभी तो AR निकाले हैं आई थिंक, है ना। यहाँ पे हमने क्या निकाला? अच्छा TR। तो चलो अब अगले में हम लोग क्या करें? हमने MC निकाल लिया, अब MR निकालना हमको बाकी है। MR आप कैसे निकालेंगे? MR के लिए क्या करते हैं? TR बाई DQ। TR आपने क्या निकाला है? TR आपने निकाला है क्या? 100Q माइनस 4Q स्क्वायर। तो चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे 100Q माइनस 4Q स्क्वायर अपॉन DQ। अब अगले में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो इस Q की जगह 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 2, इट मीन्स 8Q। क्लियर है। तो अब आपने क्या निकाल लिया? आपने MR भी निकाल लिया। अब आप क्या MC भी निकाल चुके हैं, MR भी निकाल चुके हैं। और मैंने आपसे बताया कि एक एकाधिकारी फर्म में लाभ अधिकतम कहां पे होता है? एकाधिकारी फर्म में लाभ अधिकतम की शर्त होती है MC इक्वल टू MR। चलो MC की वैल्यू आपने रखना है यहाँ पे और MR की वैल्यू। MC की वैल्यू क्या निकल के आई? 100 माइनस 8Q इक्वल टू 20। ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करिए। इसको इधर लेके आ जाएंगे, है ना, और इसको उधर लेके जाएंगे। तो 100 में हमने क्या किया? 20 को माइनस किया, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये क्या बचेगा फिर? ये बचेगा 80 इक्वल टू 8Q। फाइनली आप देख रहे हैं Q की वैल्यू क्या हो गई भाई? 10 हो गई, 10 हो गई। तो आपका जो राइट आंसर निकल करके आया वो क्या निकल करके आया? 10 निकल के आया। आपके परीक्षा में जो सवाल पूछा गया था वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन कह रहा था 40, दूसरा कह रहा था 20, तीसरा कह रहा था 10 और चौथा कह रहा था 5। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? C यानी कि 10। इस तरीके का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था और बहुत कठिन नहीं था। ठीक है ना, बहुत कठिन नहीं था। एक और तरीके का सवाल मैं आपसे यहाँ पे साझा कर देता हूं।
जैसे कि किसी उत्पादक का कुल लागत फलन दे दिया हो, यानी कि टीसी दे दिया हो, कितना दिया हो 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर, एक ये दिया है, और यहाँ पे P इक्वल टू 15 दिया है, P इक्वल टू 15। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। चलिए फटाफट इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आपको अगर टीसी दिया है, ठीक है ना, एमसी निकालना है, तो अच्छा एक चीज तो आप जानते हैं, P इक्वल टू ए आर हो सकता है ना, क्योंकि प्राइस इनटू एवरेज रेवेन्यू माना जाता है। चलो इसको निकाल लेते हैं। निकालना क्या है, इसको हमने ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि P बराबर क्या ए आर, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी 15 हो गई, ये 15 अपनी जगह रहेगा। अब आप सबसे पहले यहां पे निकालिए टोटल रेवेन्यू, क्योंकि अभी देखेंगे। तो टोटल रेवेन्यू सबसे पहले आप निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू बराबर क्या हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्यू। एवरेज रेवेन्यू है 15, तो ये क्या हो जाएगा 15Q, 15Q। टीआर आपने क्या निकाला 15Q, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इस टीआर की सहायता से आप एमआर निकाल लीजिए। एमआर कैसे निकालेंगे, डी टी आर अपॉन डी क्यू। टीआर की वैल्यू कितनी 15Q, तो डी 15Q अपॉन डी क्यू। क्यू की जगह 1, तो ये कितनी 15। एमआर की वैल्यू कितनी निकल के आई, एमआर की वैल्यू निकल करके आई कितनी 15, ठीक है ना। अब चलिए निकाल लीजिए एमसी। एमसी आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलो इसको तो हम लोग इधर ही कर सकते हैं, है ना। एमसी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, टीसी अपॉन डी क्यू। टीसी आपने क्या निकाला, चलिए देखिए कहीं निकाले हैं कि नहीं। टीसी दिया हुआ है आई थिंक, है ना, सवाल में। कहां गया ये सवाल, अच्छा ये है 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका अवकलन किया टीसी का। टीसी क्या 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। जब आप अवकलन करेंगे तो 10 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो 5Q है उसकी जगह हो जाएगा 5, और जो 2Q स्क्वायर है उसकी जगह हो जाएगा 4Q। तो MC कितना निकल करके आया, MC निकल करके कितना आया 5 प्लस 4Q, 5 प्लस 4Q, ठीक है ना। MC कितना निकल करके आया 5 प्लस 4Q। और क्योंकि आपसे यहां पे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है एक मिनट रुकिए, आपसे सीमांत लागत की वैल्यू पूछ रहा है संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में सबसे पहले इसको संतुलन में हम लोग ले चलते हैं, एक और नई स्लाइड लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में MR इक्वल टू MC होता है। MR की वैल्यू आपने कितनी निकाली, MR की वैल्यू आपने निकाली है 15, और MC की वैल्यू कितनी निकाली 15 प्लस 4Q। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 माइनस, यानी कि यहाँ पे बचेगा 10 इक्वल टू 4Q। यहां से जो Q की वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल के आएगी 2.5। तो Q की वैल्यू आपने निकाला 2.5। अब आपको निकालना है MC। MC कैसे निकालेंगे, जो 5 प्लस 4Q है, यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे, तो ये 5 अपनी जगह रहेगा। 2.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 10 हो जाएगा, है ना, हाँ 10 हो जाएगा। तो ये कितना, ये हो गया 15। MC की वैल्यू भी कितनी निकल करके आई 15। चलिए अब देखिए, ये एक तरीके से प्रूव भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमने Q की वैल्यू रखा, और संतुलन में क्या होता है, अब ये आपका प्रूव भी हो रहा है। कैसे प्रूव हो रहा है, हमने कहा संतुलन की स्थिति में होता है MC इक्वल टू MR। तो आपने MR की वैल्यू कितना निकाला था 15 निकाला था, MR की वैल्यू थी 15, और MC की वैल्यू कितना निकाला, MC की वैल्यू भी निकल करके आ रही है 15, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर हैं। इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है या आपने जो सवाल को सॉल्व किया है वो क्या है, वो पूरी तरीके से है सही। तो आज तो बस इतना ही पढ़ाऊंगा, इतनी बातें मैंने आपसे चर्चा किया। अगर आपको कोई भी ऐसी बात है जो इसमें ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए अगर कोई भी आपकी क्वेरी बन रही है तो।
अवकलन में इसी तरीके के सवाल आपके परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको अवकलन की क्लास पढ़ाया, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया। अब आप ऐसा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं ना, उन सभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आप परीक्षा के लिए इस टॉपिक से तैयार हो जाएंगे। मतलब यहां से अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आपने पढ़ा तो एकाधिकारी फर्म में संतुलन की स्थिति क्या होगी, न्यूनतम लाभ की स्थिति क्या है, अधिकतम लाभ की क्या है, वो शर्तें आपको पता होनी चाहिए। वो शर्तें आपको पता रहेंगी तभी आप इस तरीके के सवालों को कर पाएंगे। अवकलन का इसी तरीके का यूज है आपकी परीक्षा या आपके इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है ना। अब अगला इसमें क्या हम लोग करेंगे, जैसे कि समाकलन को आपको पढ़ना है, समाकलन पढ़ेंगे, उसके बेसिक रूल पढ़ेंगे और उसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, कौन कौन से सवाल वहां से पूछे जाते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतनी ही बातें। कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेरे नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे ना, वहां से क्या होगा, वहां से आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे। जैसे आपने ये अवकलन पढ़ा, आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आप बैठ गए सॉल्व करने। जब आप सवाल कर पाएंगे ना, वहां पे आपको अच्छा फील होगा, वहां पे लगेगा कि आपने हाँ सच में इसकी पढ़ाई किया, ठीक है ना। आज की क्लास में इतनी ही बातें, मिलते हैं आगे। पढ़िए, लिखिए और बेहतर तरीके से